नमस्कार दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। केवीएस में आवेदन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आवेदन आज यानी कि 5 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं। अभी शुरू में जबकि लगभग सुबह के 7 बजे तक कोई भी लिंक एक्टिव नहीं है। ये वेबसाइट का ही स्क्रीनशॉट है और इस पर कोई भी लिंक अभी एक्टिव नहीं है, लेकिन दोपहर 12 बजे के आसपास अगर आप दोबारा से आएंगे इस वेबसाइट पर तो आपको आवेदन करने का लिंक मिल जाएगा। और देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या ऑनलाइन आवेदन करते समय ही उनको जो सर्टिफिकेट वगैरह हैं सब उनकी जानकारी उपलब्ध करानी होगी। तो थोड़ा सा वेट कर लो, मैं आपको सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप दे दूंगा। यानी कि वेबसाइट शुरू होगी तो उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पर और कैसे फॉर्म आप भरेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म भरते समय रखना पड़ेगा अपने पास। तो इस पर एक कंप्लीट वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूंगा। और यहाँ पर देखिए एक प्रश्न आया है रत्नेश जी का। इन्होंने पूछा है कि ईडब्ल्यूएस लगाने पर जनरल वालों को हानि होगी या नहीं। यदि वो ईडब्ल्यूएस लगाएंगे तो क्या वे ईडब्ल्यूएस में ही काउंट होंगे या अधिक नंबर लाने पर जनरल में चले जाएंगे। देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस में ही आवेदन करना चाहिए। देखो, 2015 से आरक्षण की प्रक्रिया में थोड़ा सा चेंज हुआ है, वो मैं आपको बताता हूँ। आप थोड़ा सा क्लियर कट इसको समझने का प्रयास करिए। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई ओबीसी का स्टूडेंट है, ठीक है, और उसकी उम्र है 40 साल, या थोड़ा सा और इम्प्रूव कर लें। देखो, उसकी उम्र मान लेते हैं है 38 साल, ठीक है, और कोई वैकेंसी आती है, उस वैकेंसी में 40 साल तक के लोगों को जनरलाइज तरीके पर अनुमति मिलती है और ओबीसी को 5 साल की छूट मिलती है। यानी कि ओबीसी वाले जो होंगे वो 45 साल तक आवेदन कर सकते हैं। 5 साल की मान लो छूट मिलती है। तो यहाँ पर ओबीसी को जो रिजर्वेशन मिलता है वो कैसे मिलता है। अगर ओबीसी जो है वो 40 साल तक का है, ठीक है, तो अगर वो जनरल कट ऑफ के अंक लाता है, जनरल के बराबर या उससे अधिक अंक लाता है, तो वो जनरल में काउंट होता है। जबकि अगर उसकी उम्र 40 साल से अधिक हो जाती है, जब तब अगर वो अंक लाता है जनरल से ऊपर, तो सिर्फ अपनी कैटेगरी में रहता है। ये बात आप समझ गए होंगे। मतलब ये कि अगर जनरल की जो कंडीशन है उसको कोई भी कास्ट फॉलो करती है तो वो जनरल पर ही रहती है। लेकिन जो जनरल के लिए एज क्राइटेरिया है या फिर जो अन्य नियम है, अगर उसको आप क्रॉस करके आपको जो लाभ मिल रहा है वो रिजर्वेशन की वजह से मिल रहा है, तब आप अपनी कैटेगरी में जाकर फाइट करते हैं। तो ये नियम 2015 में लागू हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जो लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं उनको मैं क्यों कह रहा हूँ कि उनको आवेदन इसमें करना चाहिए। देखो, अगर ईडब्ल्यूएस वालों को, अगर वो जनरल में और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के साथ, तो ऐसा नहीं है कि वो ईडब्ल्यूएस में ही करेंगे। ईडब्ल्यूएस और जनरल दोनों के लिए वो टिक कर सकते हैं। ठीक है, और उनके मार्क अगर अच्छे रहे तो वो जनरल में जाएंगे, और अगर उनके मार्क थोड़े कम होते हैं तो वो ईडब्ल्यूएस में जाएंगे। तो इस प्रकार से मतलब यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आवेदन करने पर कोई नुकसान आपको नहीं होना है। और अगर अभी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखो, लेखपाल रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। लेखपाल रिजल्ट पर जो काम है वो जोरों शोरों से चल रहा है। फिलहाल कुछ याचिकाएं भी पड़ी हुई हैं जो कि कोर्ट में हैं, और अगर कोर्ट की ओर से कोई अड़ंगा नहीं आता है, मतलब जो याची हैं अड़ंगा तो वही लगाते हैं। कोर्ट का क्या होता है, कोर्ट को लगता है कि हाँ मामला जेनुइन है तो फिर कोर्ट की तरफ से कोई ना कोई आदेश आ भी जाता है। फिलहाल अभी तक जो जानकारी मिल रही है और अभी तक जैसे प्रक्रिया चल रही है, अगर चलती रही तो आपको दिसंबर के तीसरे चौथे सप्ताह में लेखपाल भर्ती का जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो लेखपाल भर्ती का जो जो रिजल्ट है उसके लिए आप लोग, अच्छा एक बात और भी कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कट ऑफ 90 जाएगी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर कट ऑफ 90 चली गई तो मतलब क्या हो जाएगा ये आपको पता नहीं है। इतनी हाई कट ऑफ नहीं जाने वाली है। कट ऑफ मतलब ये कहूँगा कि जो लोग 75 के अराउंड हैं, ठीक है, 75 के जो लोग अराउंड हैं वो लोग मान के चलें 72, मैं मानता हूँ 72-80 के बीच में कट ऑफ हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रिपोर्ट आई थी उसमें ये कहा गया था, जो एसटीएफ की रिपोर्ट थी उसमें यही माना गया था कि बहुत सारे लोगों ने, मतलब बहुत सारे लोग इसमें ऐसे थे जो
नकल करने में सफल भी हुए थे। मतलब ये बात यहाँ पर कही गई थी और ये बात न्यूज़पेपर में भी आई थी कि 15,000 लोगों ने, मतलब आपने पढ़ा होगा यह खबर। तो यहाँ पर कहने का मतलब बस यही है, लेकिन उसके बावजूद भी कट ऑफ जो है वो ऐसा नहीं है कि 90, 95, 100 जाने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, बस आपको थोड़ा सा इंतज़ार और करना है और रिजल्ट जो होगा वो आपका दिसंबर में ही आपको देखने को मिल सकता है, बशर्ते कि सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे तो। और अगर कोर्ट की ओर से कोई आदेश आ जाता है तो फिर कितना समय लेगा उसके बारे में तो कोई नहीं जानता फिर। और देखो यहाँ पर जो लोग उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए इंतजार कर रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत ही शानदार खबर है। उत्तर प्रदेश में जो पुरानी शिक्षक भर्ती आई थी इसके पहले 69,000 वाली, वो आए हुए बहुत टाइम बीत चुका है, लगभग 4 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है। 4 साल में कई बार सीटीटी की परीक्षाएं हुई, कई बार यूपीटीटी की परीक्षा हुई और अभी तक प्राइमरी में ऐसे अभ्यर्थी जो बीएड हैं या फिर डीएलएड हैं जो अच्छे अंक लाए हैं। और मैं देखता हूँ यूट्यूब चैनल, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो पिछले 2 साल से लगातार सुपर टेट की तैयारी भी करवा रहे हैं। सुपर टेट के नाम पर रोज़ वीडियो जाते हैं, मैं देखता हूँ उस पर अच्छे खासे व्यूज़ भी आते हैं। मतलब नौकरी पाने की उत्सुकता तो बच्चों में है, बशर्ते कि एक बार सरकार सब कुछ ठीक ठाक तरीके से जारी कर दे वैकेंसी। और यही कहना चाहूँगा इस बार गवर्नमेंट से, और जो भी गवर्नमेंट से जुड़े हुए अधिकारी हैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि वैकेंसी जब आए, जब नोटिफिकेशन जारी हो तो उसमें कोई लूप होल ना रहे और बिल्कुल फ्रेश तरीके से ये वैकेंसी आगे बढ़े। 2-4 सप्ताह का टाइम आप और ले लो, लेकिन कोर्ट जाने की संभावना ना बचे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और यही काम लगभग हर वैकेंसी में हो तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मामला जब कोर्ट में जाता है तो ये बच्चों के लिए एक मानसिक प्रताड़ना का मामला बन जाता है। और जिन बच्चों को नौकरी के लिए बड़ी उम्मीद रहती है कि साल 6 महीने में उनकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी, फिर उनकी मुश्किलें ऐसी फंसती हैं कि बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो बस यही कहना चाहूँगा कि एक बार सारी बातें क्लियर कट करने के बाद ही विज्ञापन जारी हो, ताकि कोर्ट वगैरह में ना जाए और भर्ती फ्रेश तरीके से हो जाए। नकल वकल का जो चक्कर होता है ये ख़त्म हो जाए तो क्या कहने। एनीवे इंतज़ार करते हैं। और देखो इसी माह शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा, तो IERT ये प्रयागराज में है, तो यहाँ पर भी 81% पद रिक्त हैं और इसी नए साल में संस्थान को 28 नए शिक्षक मिल जाएंगे। संस्थान इसी माह शिक्षक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करने की तैयारी में है। तो उत्तीर्ण छात्रों को इंटरव्यू के लिए चयनित किया जाएगा और संस्थान में शिक्षकों के 176 पद स्वीकृत हैं, इसमें 144 पद रिक्त हैं। तो ये जो मामला है किससे है, IERT प्रयागराज से है। वहाँ पर शिक्षक भर्ती होनी है। ऑनलाइन आवेदन 5 जनवरी से 3 फरवरी तक पिछली बार लिए गए थे। संस्थान के 15 विभागों के शिक्षकों की नई नियुक्ति होगी। तो ये जो मामला है ये इंजीनियरिंग कॉलेज से जुड़ा हुआ है, तो फिर भी आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों 1 करोड़ युवाओं को देंगे रोजगार, ऐसा कहना है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से ऐसा माहौल तैयार होगा, दूसरी जगहों के युवा यूपी आएंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर उत्तर प्रदेश के नौजवानों को अब नौकरी और स्वरोजगार के लिए दूसरे देश या प्रदेश जाने की जरूरत नहीं होगी। निवेश का यहाँ ऐसा माहौल बनेगा कि दूसरे प्रांत के युवा रोजगार के लिए यूपी आएंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यानी कि GIS 2023 की चर्चा करते हुए सीएम ने कहा कि लखनऊ में 10 से 12 फरवरी तक होने वाले इस आयोजन के जरिए 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य है, जिसे प्रदेश के 1 करोड़ युवाओं को नौकरी मिल सकेगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला है और इसके लिए तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। और ये उम्मीद है कि इस समिट के बाद यूपी में रोज़गार बढ़ेंगे और रोज़गार बढ़ेंगे तो युवाओं को रोज़गार मिलेगा भी, क्योंकि बहुत सारे नए नए वर्कशाला, मतलब जो कार्यशालाएँ हैं और साथ ही साथ बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि स्थापित होने जा रही हैं। और HTET 4,994 अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। कुछ को पेपर सरल लगा, कुछ उलझे। 1,358 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। तो हरियाणा परीक्षा, हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल 2 और लेवल 1 रविवार को 2 सत्रों में आयोजित हुई। कुछ अभ्यर्थियों को पेपर सरल लगा, कुछ को कठिन लगा। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर है उसको मैं शाम तक प्रयास करूँगा। हालांकि आज का शेड्यूल भी बहुत ही व्यस्त है, लेकिन फिर भी शाम तक मैं प्रयास करूँगा कि आपको सभी जो प्रश्न हैं उसको हल करके दे दिए जाएं, ताकि आप आगामी परीक्षा में और CTET में उसका लाभ उठा सकें। तो फिलहाल परीक्षा संपन्न हो चुकी है और कुल मिला के लगभग 5,000 के आसपास जो बच्चे हैं
वो एस टेट की परीक्षा में बैठे हैं। तो आपको पता ही होगा कि मतलब यूपी टेट, सी टेट और एस टेट में जो परीक्षार्थी शामिल होते हैं तो उनमें कितना डिफरेंस होता है संख्या में। और प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों में एक तरफ शिक्षकों की कमी है, दूसरी तरफ अध्याचन भेजे जाने के बाद भी भर्ती नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि शिक्षक विद्यालयों की भर्ती उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से कराए जाने के लिए नियमावली संशोधन के प्रस्ताव पर शासन ने अब तक कुछ क्लियर नहीं किया है। इस कारण चयन बोर्ड के पास सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक पदों पर भर्ती के लिए मिला अध्याचन लंबित है। संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों का चयन विद्यालय अब तक प्रबंध समिति करती रही है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहली बार की सरकार में इन शिक्षकों की भर्ती माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से कराए जाने की योजना बनी है। फिलहाल उद्देश्य था कि योग्य शिक्षकों का चयन हो जिससे विद्यालयों में बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, लेकिन अभी तक नियमावली में जो संशोधन करना था वो संशोधन अभी तक हो नहीं पाया है, जबकि काफ़ी समय बीत चुका है। दो दो बार चयन बोर्ड ने रिमाइंडर भी भेजा है। देखते हैं कब तक ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है। और अनुपूरक बजट आज पेश होने वाला है उत्तर प्रदेश सरकार का। तो 25,000 करोड़ रुपए का बजट आज हो सकता है। तैयारियां पूरी हैं। प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू होगा। पहले ही दिन वित्त मंत्री सुरेश खन्ना वित्तीय वर्ष 2022-23 का पहला अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेंगे। बजट का आकार 25,000 करोड़ रुपए के करीब हो सकता है। सदन में प्रस्तुत करने से पहले अनुपूरक बजट को कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। इसके अलावा समूचा सदन पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि जो है अर्पित करेगा। तो ये भी काफ़ी बड़ी खबर है। और जो पूरक बजट आज पेश होगा तो उसके बाद इसकी समीक्षा मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा रात में लगभग 8 बजे के आसपास, जहाँ पर हम मुख्य बिंदुओं को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर आप लोग जरूर किया करें। मुझे पूरा भरोसा रहता है कि आप लोग जरूर करते होंगे। कुछ लोग नहीं करते हैं तो उनसे बस प्रार्थना है, निवेदन है। तो आज के सेशन बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।